Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज एथेनॉल एसिड की। लास्ट वीडियो में हम लोग एथेनॉल देख रहे थे जिसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके यूजेस थे। ठीक है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने लिया था एथेनॉइक एसिड जिसे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस ये किसके साथ में कैसे कैसे रिएक्शन करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब है कि एस्टर का फॉर्मेशन करना, है ना, एस्टर को बनाना। तो देखिए एथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल। जो आपका एथेनॉइक एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। प्रेजेंस किसकी रहती है, कंसंट्रेट H2SO4, इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड की, बट एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मीन हमने देखा था बच्चों लास्ट वीडियो में कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। ओके, तो जो H2SO4 है वो एज ए कैटालिस्ट होते हैं टू गिव एन एस्टर, और क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। मतलब रिएक्शन किस किस की होगी, एथेनॉइक एसिड की होगी, किसके साथ में होगी, एथेनॉल के साथ में होगी। H2SO4 केवल एज ए कैटालिस्ट होंगे और क्या बनाएंगे, एस्टर। इट मींस एथेनॉइक एसिड प्लस एथेनॉल गिव्स एस्टर। तो इनके फॉर्मूलाज लिख देते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन CH3COOH, ये फॉर्मूला है एथेनॉइक एसिड का। इट मींस ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, प्लस CH3CH2OH, ये है आपके एल्कोहल का, एथेनॉल का। और जब ये दोनों रिएक्शन कर रही हैं तो एज अ कैटालिस्ट काम आ रहा है कंसंट्रेट H2SO4। तो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर किसका, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां तक हो गया। फिर यहां से CH2CH3, ठीक है, CH2CH3 ये जुड़ गया इन पे, और साथ में निकल गया OH वो और ये H ये, यानी कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया और क्या बन गया, एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसको बोल सकते हैं CH3COO CH2CH3, एथिल एसीटेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये है रिएक्शन है किसकी, एस्टरिफिकेशन की, कि एथेनिक एसिड प्लस एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज ए कैटालिस्ट, देन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर किसका, एस्टर का, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो ये आपका एस्टर बना है वो एक बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, यानी कि उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही मीठी सी खुशबू होती है उसके अंदर। ठीक है, इस वजह से इसका जो यूज है एस्टर का वो किया जाता है परफ्यूम बनाने में, या जितने भी ये जो स्मेल वाले जो भी ये फ्लेवर्ड होते हैं अलग अलग खुशबू वाले, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो परफ्यूम में किसका यूज किया जाता है, एस्टर्स का। तो हम जब इसके यूजेस देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि केवल यूजेस एथेनिक एसिड का, एथेनिक एसिड खुद क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। उस एस्टर का यूज किस में आ रहा है, परफ्यूम बनाने में। तो ये एक तरीके का यूज ही हो गया इसका, है ना। तो ये जो आपका बना है वो कैसा है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो ये लाइन बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसका यूज किया जाता है परफ्यूम्स बनाने में। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो है सैपोनिफिकेशन। का मतलब होता है, जिसको साबुनीकरण बोलते हैं हिंदी में। इसे सैपोनिफिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका एस्टर बना है लास्ट रिएक्शन में, एस्टरिफिकेशन में, उस एस्टर को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है एक तो एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, और साथ में आपको मिलता है CH3COONA, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम साल्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर। और आप लोग जानते हैं कि जो साबुन होती है वो क्या होती है, व्हाट इज द सोप। सोप जो होती है, साबुन जो होती है, वो एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, सोडियम एंड पोटेशियम की,
जो साल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं उनकी जो लॉन्ग चेन होती है उसी से क्या बनती है, सोप बनती है, साबुन बनती है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, CH3COONA, है ना। तो ये जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, सोप का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, इसलिए इस जो रिएक्शन है उसको क्या बोला जाता है, सैपोनिफिकेशन बोला जाता है। इट मीन्स जब आप एस्टरिफिकेशन से बने हुए एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं तो आपको अल्कोहल के साथ में जो है वो सोडियम एसिटेट भी मिलता है। इट मीन्स आपको जो है वो सोप फॉर्मेशन भी मिलता है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट इज द नॉन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिएक्शन विद बेस, यानी कि जब आपका एथेनोइक एसिड या फिर जिसे आप बोल सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COH की रिएक्शन आप करवाएंगे बेस के साथ में। मान लीजिए वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें फॉर्मेशन होगा CH3COONA प्लस H2O, यानी कि वही क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट। मतलब कि सोडियम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम के सॉल्ट्स बनेंगे और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये होगी रिएक्शन विद बेस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में जब भी जो आपका एथेनोइक एसिड है वो रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पर सोडियम एसिटेट ही मिलना है। मतलब कि आपको यहाँ पर जो है वो सोडियम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम सॉल्ट ही आपको मिलने हैं, बट साथ में यहाँ पर मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चाहे आप कार्बोनेट्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए। क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन देखिए CH3COH, इसकी रिएक्शन जब आप केवल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो भी आपको सोडियम एसिटेट विद CO2 विद H2O यही चीजें मिल रही है। जब आप इसी एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, सोडियम एसिटेट विद CO2 विद H2O। यानी कि ये जो तीनों आपको दिख रही है साथ में, सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन जब आप करवाएंगे देन आपको यही मिलने वाला है, सोडियम एसिटेट बेस के साथ में आप करवाएंगे तो भी आपको सोल्ट्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बेस NaOH हो सकता है, यहाँ पर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। देन वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOK, है ना, ये बन सकता है ना, वहां पे पोटेशियम के सॉल्ट्स भी बन सकते हैं प्लस H2O। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपको सोल्ट्स किसके मिलने वाले, सोडियम के सोल्ट्स मिलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और साथ में आपको मिलने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिलने वाला है वाटर। तो ये कुछ रिएक्शंस है एथेनोइक एसिड की, केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हमने अभी देखा है। लास्ट इसके अंदर देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या है, जो 3-4 इसके यूजेस हैं वो देख लेते हैं। यहां तक बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एथेनोइक एसिड। देखिए यूज इसके, इट इज यूज्ड इन मेकिंग विनेगर। इसका जो यूज है वो विनेगर बनाने में किया जाता है। हमने कल बात भी की थी कि 5 to 8% विनेगर होता है और पूरा वाटर होता है, और जो विनेगर है वो पिकल्स के प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन द लैबोरेटरीज। इसका जो यूज है वो एक सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये वाटर में तो क्या है, सॉल्युबल है, सो इट इज अ गुड सॉल्वेंट इन वाटर। देन इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज as well as in the laboratories। मतलब कि इसका यूज इंडस्ट्री में और लैब वगैरह में भी किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज एंड परफ्यूम्स। इसका जो यूज है वो डाई बनाने में, डाई मतलब अलग अलग जो कलर्स की डाइज होती है उनको बनाने में, और परफ्यूम्स बनाने में। हमने देखा था स्वीट स्मेलिंग वाला एस्टर बनाते हैं तो उसका यूज परफ्यूम बनाने में होता है। देन इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, और इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ एक यूजेस हैं एथेनोइक एसिड के। तो यहाँ पर आपका जो एथेनॉल है और एथेनोइक एसिड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट, कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं और ये जो एक मिसल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस टाइप से बनती है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सोप्स और डिटर्जेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। व्हाट इज द सोप्स एंड व्हाट इज द डिटर्जेंट।
कि सोप्स रियल में है क्या और डिटर्जेंट क्या है, और फिर हम लोग इसके बाद में देखेंगे कि सोप्स जो है वो केवल और केवल सॉफ्ट वाटर के अंदर रिएक्शन देते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो आपका सॉफ्ट और हार्ड वाटर के अंदर भी जो है रिएक्शन देता है ना। तो व्हाट इज द सोप, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोप्स की डेफिनेशन लिखी है हमने। सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप्स जो होती है वो एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, जिनमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। हमने जब थोड़ी देर पहले भी बात की थी सैपोनिफिकेशन, तब हमने देखा था कि जब आप एथर, ये जो एस्टर बनता है उसकी रिएक्शन जब आप करवा रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपको मिल रहा था वहां पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स मिल रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। वहां पर आपको सोडियम एसिटेट मिला था जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम के। तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी ही एक जो लॉन्ग चेन होती है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी जो एक लंबी चेन होती है, एक लॉन्ग चेन होती है, वही क्या होती है, साबुन होती है, ठीक है। तो सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन अब हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं कि सोप्स के, अब और उसके बाद में देखते हैं कि सोप्स जो है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर रिएक्शन क्यों नहीं देता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीरेट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सोप्स है, ठीक है, साबुन के टाइप्स है। सोडियम पामीटेट जिसका फॉर्मूला होता है C15H31COO -Na+, यानी कि देखिए यहाँ पे पीछे क्या सोडियम सॉल्ट से है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के COO ग्रुप है और साथ में Na जुड़ा हुआ है। और एक टाइप्स होता है सोडियम स्टीरेट जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COO -Na+। तो कई बार आपसे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सोडियम पामीटेट एंड सोडियम स्टीरेट का जो है फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, इसका जो लर्न करना है वो करना ही है। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है सोप्स के, इनके कई बार फॉर्मूले पूछ भी लिए गए हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सोप्स है वो हार्ड जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम होने की वजह से जो सोप है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तो सॉल्युबल ही नहीं होगी तो रिएक्ट तो कहां से ही करेगी, है ना। तो ये चीज भी हम लोग लिख लेते हैं, तो ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं, सोप डू नॉट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर बिकॉज कैल्शियम या मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट के बारे में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिटर्जेंट्स दे आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइन आयन एसेट्रा। सोप्स किसके थे, सॉल्ट्स, हमने देखा था कि सोप्स जो हैं वो सॉल्ट्स हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। यहां पर आप लोग देखेंगे कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट्स तो होते हैं, बट सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स के, वो भी साथ में उनके लगे होते हैं क्लोराइड्स और ब्रोमाइन आयंस, ठीक है। डिटर्जेंट्स कैन रिएक्ट विद हार्ड वाटर इजीली, जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर में भी घुल जाते हैं, इसीलिए कई बार हम लोग कहते नहीं है कि जो चीजें साबुन से साफ नहीं होती है तो उसको सर्फ के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर घोल के रखिए, तो कुछ देर जब आप उनको डिटर्जेंट के अंदर घोल के रखते हैं तो वो कपड़े थोड़े बहुत साफ हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो कई बार क्या होता है कि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो साबुन से भी साफ नहीं होते हैं, तो अगर केवल सॉफ्ट वाटर होता है तो उसके साथ तो साबुन इजीली रिएक्ट कर देता है, लेकिन जो कभी हार्ड वाटर होता है तो उसके साथ में केवल डिटर्जेंट ही काम करता है। तो ये तो होगी सोप एंड डिटर्जेंट की बातें। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्लींजिंग की जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो कपड़े धोने की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो सोप की स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोप की स्ट्रक्चर, और वो अपने स्ट्रक्चर से एक मिसेल नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी मिसेल नाम की स्ट्रक्चर जब फॉर्म होती है देन आपकी जो कपड़े धोने की मैकेनिज्म है वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो देखते हैं, देखिए बच्चों, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।
कि साबुन की जो धुलने की जो एक्शन होती है, जो इसकी प्रोसेस होती है, वो किस तरीके से होता है। तो देखिए सॉप के अंदर जो है स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ये एक सॉप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, आगे वाला पार्ट हेड होता है और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो टेल होता है। जो आगे वाला सोडियम पॉजिटिव वाला पार्ट है उसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मीन्स होता है जो लेवलेबल होता है वाटर को, मतलब जो वाटर से मतलब कि प्रेम करता है, ठीक है, जिसको वाटर पसंद होता है। और हाइड्रोफोबिक, ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिया मतलब डर, डर मतलब घृणा, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि जो पानी से नफरत करता है वो पार्ट होता है आपका हाइड्रोफोबिक, जो कि CH3COO- है। और हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर से लव करता है वो है Na पॉजिटिव। तो कपड़े धुलने की जो प्रोसेस है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कि वाटर से लव करता है, सॉरी जो वाटर से हेट करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, वो तेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको ऑयल से बहुत प्यार होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम, जब कपड़े धोने की एक एक्शन चलता है, जब ये प्रोसेस चलती है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसके ऊपर कोई दाग लगा है ऑयल का, ऑयल का जो दाग लगा, आप उसके ऊपर साबुन लगा रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, जब आप उसमें साबुन लगा रहे हैं तो वो गंदगी कैसे निकलती है, जो हाइड्रोफोबिक वाला एरिया होता है, यानी कि जो इसका टेल एरिया होता है CH3COO- पॉजिटिव, जो हाइड्रोफोबिक है, वो उसको कौन खींचता है, उसको डर्ट खींचता है अपनी तरफ, यानी जहां पे ऑयल का धब्बा लगा हुआ है उसे वो अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो उसे अपनी तरफ खींचता है। और जो पॉजिटिव है Na पॉजिटिव, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। वो हाइड्रोफिलिक कहाँ जाना पसंद करेगा, वो हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी कि हाइड्रोफिलिक तो आएगा पानी की तरफ और ये जो हाइड्रोफोबिक है वो जाएगा उस डर्ट की तरफ। तो किस तरीके से डर्ट, जो बीच में डर्ट जमा होता है वहां पे सारी जो गंदगी है वहां पे जाके जमा हो जाएगी, तो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला एरिया है वो तो एक सेंटर के अंदर जमा हो जाएगा, और जो Na पॉजिटिव वाले हैं हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे पानी की तरफ आने लग जाएंगे। किस तरीके से आएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो कपड़े का जो ऑयल है, जो गंदगी है वो यहाँ पर जमा हो रही है, तो ये जो बीच वाला एरिया वो कौन सा हो गया आपका CH3COO-, यानी कि ये वाला हाइड्रोफोबिक। और ये जो मॉलिक्यूल्स जो वाटर की ओर जा रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स ये कहाँ जा रहे हैं, ये वाटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये उस डर्ट से दूर जा रहे हैं। जो हाइड्रोफोबिक है वो डर्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस सेंटर के ऊपर ये सारा का सारा जमा हो रहा है। और ये जो हाइड्रोफिलिक है यानी कि Na पॉजिटिव, वो सारे वाटर से दूर जा रहे हैं, यानी आप जितने भी ये सब देखेंगे वो क्या देखेंगे, Na पॉजिटिव, यानी ये जितने भी राउंड राउंड आपको दूर दूर दिख रहे हैं वो सारे Na पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपकी जो साबुन की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो हेड पार्ट होता है, यानी कि जो इस तरफ जो राइट हैंड साइड का जो एंडिंग पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर से लव करता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर से हेट करता है, और जो वाटर से हेट करता है वह ऑयल से लव करता है, यानी कि डर्ट से लव करता है। अब जो डर्ट से लव करेगा तो जैसे ही आप अपने कपड़े के ऊपर दाग वाले पोर्शन पे आप जब साबुन लगाएंगे तो वो जो डर्ट है उसके ऊपर सारे के ये जो हाइड्रोफोबिक वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे उसके ऊपर जमा हो जाएंगे, और Na पॉजिटिव कहाँ भागने की कोशिश करेगा, वो तो पानी से प्यार करता है तो वो गंदगी से दूर भागेगा। तो ये जमा होंगे वो दूर भागेंगे, ये जमा होंगे वो दूर भागेंगे, तो ये एक क्या होगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक गोलाकार संरचना बन जाएगी। और यही जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है मिसेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपकी क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का उसे ही बोला जाता है मिसेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए मिसेल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का, और कपड़े धोने की जो मैकेनिज्म होती है उससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे मिसेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आज हमने इसको डिटेल से देख लिया है मिसेल स्ट्रक्चर को, सोप और डिटर्जेंट, लगभग इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारे इस चैप्टर में जो बच रहे हैं वो है इंडेक्स क्वेश्चंस और उस चैप्टर से जुड़े हुए एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिनको बच्चों हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मैं अगेन आपको बता दूं, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये चीज आप याद रखें। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
23-24 के अकॉर्डिंग है ये। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।